नमस्कार, करंट अफेयर एमसीक्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, हाल ही में समाचारों में रहा ना अंका दुर्भिक्ष्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वर्ष 1876 का महान भारतीय अकाल, वर्ष 1943 का बंगाल अकाल, वर्ष 1866 का उड़ीसा अकाल या फिर वर्ष 1896 का छोटा नागपुर अकाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्ष 1866 का उड़ीसा अकाल। वर्ष 1866 के उड़ीसा अकाल, जिसे स्थानीय रूप से ना अंका दुर्भिक्ष्य के नाम से जाना जाता है, ने तटीय उड़ीसा को तबाह कर दिया था। इतिहासकार इस अकाल के लिए धान की फसल की विफलता, चावल आयात के लिए अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और आपूर्ति श्रृंखला की विफलताओं को जिम्मेदार मानते हैं। इस अकाल में उड़ीसा की लगभग 1/3 आबादी की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार और ईसाई मिशनरियों ने लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए अन्न छत्र खोले। बाद में हैजा और डायरिया से कई लोगों की मृत्यु हो गई। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्ष 1866 का उड़ीसा अकाल। आइए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह पुरस्कार पहली बार 1958 में शुरू किए गए थे, हालांकि इसके दिशा निर्देशों को वर्ष 2018 में संशोधित किया गया था। दो, इन पुरस्कारों का उद्देश्य शिक्षकों को उनके असाधारण कार्य के लिए पहचान और प्रोत्साहन देना है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। बीते 5 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। यह पुरस्कार उन विशिष्ट शिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और छात्रों के जीवन को भी समृद्ध बनाने में अतुलनीय योगदान दिया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार पहली बार वर्ष 1958 में शुरू किए गए थे, हालांकि इसके दिशा निर्देशों को वर्ष 2018 में संशोधित किया गया था। अतः कथन एक सही है। इन पुरस्कारों का उद्देश्य शिक्षकों को उनके असाधारण कार्य के लिए पहचान और प्रोत्साहन देना है। अतः कथन 2 सही है। इस पुरस्कार के तहत 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार, एक रजत पदक और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, गैब्रियल अट्टल को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। 2, फ्रांस यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो, यानी दोनों कथन गलत हैं। हाल ही में मिशेल बार्नियर को फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। बार्नियर वर्तमान प्रधानमंत्री गैब्रियल अट्टल का स्थान लेंगे, अतः कथन एक सही नहीं है। बार्नियर यूरोपीय संघ के पूर्व मुख्य ब्रेक्सिस्ट वार्ताकार और दक्षिणपंथी रिपब्लिकन पार्टी के एक अनुभवी नेता हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रांस के बारे में। यह एक उत्तर पश्चिमी यूरोप में स्थित एक देश है। यह यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण कृषि उत्पादक और दुनिया की अग्रणी औद्योगिक शक्तियों में से एक है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो दुनिया के प्रमुख सांस्कृतिक और वाणिज्यिक केंद्रों में से एक है। बता दें कि यह यूरोपीय संघ का एक सदस्य है, अतः कथन 2 सही नहीं है। गौरतलब है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। इसकी स्थलीय सीमा उत्तर में बेल्जियम, लग्जमबर्ग, पूर्व में जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इटली तथा दक्षिण पश्चिम में स्पेन से लगती है। साथ ही यह पश्चिम में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर तथा उत्तर पश्चिम में इंग्लिश चैनल द्वारा घिरा हुआ है। अगला प्रश्न, इनिशियल पब्लिक ऑफर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इनिशियल पब्लिक ऑफर तब होता है जब कोई निजी कंपनी निवेशकों से धन जुटाने के लिए पहली बार अपने शेयर जनता को देती है। 2, आईपीओ को कंपनी के संस्थापकों और शुरुआती निवेशकों के लिए एक निकास रणनीति के रूप में देखा जा सकता है, जो अपने निजी निवेश से पूरा लाभ प्राप्त करते हैं।
3 डच लोगों ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर जनता को बेचकर पहला आधुनिक आईपीओ आयोजित किया। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सभी 3। इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ तब होता है जब कोई निजी कंपनी निवेशकों से धन जुटाने के लिए पहली बार अपने शेयर जनता को पेश करती है। अतः कथन 1 सही है। आईपीओ को कंपनी के संस्थापकों और शुरुआती निवेशकों के लिए एक निकास रणनीति के रूप में देखा जा सकता है जो अपने निजी निवेश से पूरा लाभ प्राप्त करते हैं। अतः कथन 2 सही है। डच लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर जनता को बेचकर पहला आधुनिक आईपीओ आयोजित किया। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, उच्च आय वाले देश अपनी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के बावजूद वैश्विक उत्सर्जन के 60% से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं। कथन 2, वैश्विक डीकार्बोनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए संक्रमण वित्त, ऊर्जा भंडारण और परिणाम आधारित कार्बन वित्त पोषण के साथ मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने में बड़े निवेश की आवश्यकता है। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, किंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, किंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है, या फिर कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, किंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। उच्च आय वाले देश अपनी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के बावजूद वैश्विक उत्सर्जन के 60% से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं। अतः कथन 1 सही है। अग्रणी वैश्विक डीकार्बोनाइजेशन को संक्रमण वित्त, ऊर्जा भंडारण और परिणाम आधारित कार्बन वित्त पोषण के साथ मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने में बड़े निवेश की आवश्यकता है। अतः कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, दलितों द्वारा सामना किए जाने वाले अनुष्ठान भेदभाव की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए बी.आर. अम्बेडकर ने महाड़ सत्याग्रह और कालाराम मंदिर प्रवेश जैसे आंदोलनों का नेतृत्व किया। 2, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर फाउंडेशन अम्बेडकर की विरासत को संरक्षित करने और प्रचारित करने के लिए समर्पित एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। बी.आर. अम्बेडकर ने महाड़ सत्याग्रह और कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन जैसे आंदोलनों का नेतृत्व किया जिसमें दलितों द्वारा सामना किए जाने वाले अनुष्ठान भेदभाव का विरोध किया गया। अतः कथन 1 सही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत वर्ष 1992 में स्थापित डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन अंबेडकर की विरासत के संरक्षण तथा प्रचार के लिए समर्पित एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भीषण गर्मी, ठंड, भारी वर्षा और आकस्मिक वर्षण जैसी चरम जलवायु घटनाओं की आवृत्ति में वृद्धि हो रही है। 2, वर्ष 2023 रिकॉर्ड स्तर पर सबसे गर्म वर्ष था और भारत ने 365 दिनों में से 318 दिनों में चरम मौसम घटनाओं का अनुभव किया। 3, भारत का लक्ष्य संधारणीय ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से अपनी 100% ऊर्जा प्राप्त करना है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। भीषण गर्मी, ठंड, भारी वर्षा और आकस्मिक वर्षण जैसी चरम जलवायु घटनाओं की आवृत्ति में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ष 2023 रिकॉर्ड स्तर पर सबसे गर्म वर्ष था और भारत ने 365 दिनों में से 318 दिनों में चरम मौसम घटनाओं का अनुभव किया। अतः कथन 2 सही है। भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से 50% ऊर्जा प्राप्त करना है ताकि संधारणीयता के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अतः कथन 3 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, सौर ऊर्जा उत्पादन अपने स्रोत के कारण स्थिर है जो पावर ग्रिड की स्थिरता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।
दो बैटरी स्टोरेज के साथ सौर पावर ग्रिड से दूर दराज के क्षेत्रों को विद्युत के लिए एक अच्छा विकल्प मिल जाता है। 3 भारत ने पिछले दशक में अपनी सौर ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की है और 87 गीगावाट से अधिक तक पहुंच गया है, जो इसकी कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लगभग 58% है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। सौर ऊर्जा उत्पादन अपने स्रोत के कारण असंगत है, जो पावर ग्रिड की स्थिरता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। अतः कथन एक सही नहीं है। बैटरी स्टोरेज के साथ सौर पावर ग्रिड से दूर दराज के क्षेत्रों को विद्युत के लिए एक अच्छा विकल्प मिल जाता है। अतः कथन दो सही है। भारत ने पिछले एक दशक में अपनी सौर ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की है और यह 87 गीगावाट से अधिक हो गई है, जो इसकी कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लगभग 58% है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न, पेरिस समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। दो, इस समझौते का उद्देश्य वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से भी कम पर सीमित करना है। 3, यह उन देशों को वित्तीय, तकनीकी और क्षमता निर्माण सहायता के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है जिन्हें इसकी आवश्यकता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन या फिर एक, दो और तीन? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एक, दो और तीन। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन पर एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसे वर्ष 2015 में पेरिस में COP21 में 196 दलों द्वारा अपनाया गया और वर्ष 2016 से प्रभावी हुआ। अतः कथन एक सही है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है, जिसका उद्देश्य वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है। हाल ही में विश्व नेताओं ने सदी के अंत तक बाद के लक्ष्य को प्राप्त करने की तात्कालिकता पर जोर दिया है। अतः कथन दो सही है। यह उन देशों को वित्तीय, तकनीकी और क्षमता निर्माण सहायता के लिए एक ढांचा प्रदान करता है जिन्हें इसकी आवश्यकता है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, ओलंपिक खेलों की शुरुआत प्राचीन ग्रीस में 776 ईसा पूर्व में हुई थी। 2, ओलंपिक लोगों में लाल, काले, पीले, हरे और नीले रंग के 5 इंटरलॉकिंग रिंग हैं, जो 5 महासागरों का प्रतीक है। 3, भारत वर्ष 2030 में पहली बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन या फिर एक, दो और तीन? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो और तीन। ओलंपिक खेलों की शुरुआत प्राचीन ग्रीस में लगभग 776 ईसा पूर्व हुई थी। अतः कथन एक सही है। ओलंपिक लोगों में लाल, काले, पीले, हरे और नीले रंग के 5 इंटरलॉकिंग रिंग होते हैं, जो 5 महाद्वीपों का प्रतीक हैं। अतः कथन दो सही नहीं है। भारत ने वर्ष 2036 में पहली बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने में रुचि दिखाई है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अंतिम प्रश्न है, तुगलक वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, तुगलक शासकों ने अपने काल के दौरान भवनों के निर्माण में मेहराब, सरदल और बीम के सिद्धांतों को नवीनता पूर्वक संयोजित किया। 2, इमारतों में ढलान वाली दीवारें होती थी, जिसे बैटर के नाम से जाना जाता है, ताकि गुंबदों की बढ़ी हुई ऊंचाई को सहारा दिया जा सके। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। तुगलक वास्तुकला अपनी मजबूत और ठोस संरचना के लिए जानी जाती है। इस वास्तुकला इमारतों में ढलान वाली दीवारें होती थी, जिसे बैटर के नाम से जाना जाता है, ताकि गुंबदों की बढ़ी हुई ऊंचाई को सहारा दिया जा सके। अतः कथन दो सही है। तुगलक शासकों ने अपने काल के दौरान भवनों के निर्माण में मेहराब, सरदल और बीम के सिद्धांतों को नवीनता पूर्वक संयोजित किया। अतः कथन एक सही है। हिंदू रूपांकनों से प्राप्त जलपात्र और कमल जैसी सजावटी वस्तुओं को तुगलक वास्तुकला में शामिल किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप इंडो इस्लामिक शैली का विकास हुआ। आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। ग्लोबल पीस इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस,
विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।